बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बादशाह बावजूद शौकत व हशमत के बिल्कुल फ़कीराना खाकसरी के साथ अपने मेहमान के सामने आ गया। कभी उसके हाथों को चूमता, कभी पेशानी को बोसा देता, कभी वतन और सफ़र का रास्ता दरियाफ्त करता, और यूं ही चलते हुए वो उसे अपने ईवान शाही में ले गया और जी में खुश होकर कहने लगा, मैंने ये बेक्यास दौलत तो पाई, मगर बड़े सब्र के बाद। सब्र तल्ख तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा और नतीजा कामयाब देखा। मेहमान को खाना खिलाया, उसको आराम करने की गर्ज से महल में लिटा दिया। वो खुदा के वली बीमार के पास जाने के लिए बेताब थे, मगर बादशाह उनकी खिदमत करने के लिए लगा हुआ था। उनकी खिदमत से फारग होने के बाद वो उस अल्लाह के वली को बीमार के पास ले गया। चेहरे का रंग, नब्ज वगैरह देखकर मर्ज की अलामतें और तमाम इब्तदाई असबाब दरियाफ्त करके कहा, जो दवा इन तबीबों ने दी है वो गलत है। अल्लाह के उस वली ने ज़ाहिरी सूरत से पोशीदा मर्ज ताड़ लिया, लेकिन बादशाह को इसकी खबर न थी। दरअसल ये बीमारी कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये बीमारी तो उसे दिल की बीमारी थी। लकड़ी अपने धुएं से पहचानी जाती है। जब वलील्लाह ने पहचान लिया इसे दिल की बीमारी है और बिल्कुल दुरुस्त है, तो बादशाह से मुखातब होकर कहा कि ए बादशाह, मुझे मरीज़ा से कुछ पूछना है। चाहता हूँ कि आप सब बेगाने यहाँ से अलग कर दिए जाएं। बादशाह ने महल में तन्हाई कर दी और खुद भी बाहर चला गया, ताकि वलील्लाह अपने हस्ब मंशा हाल दरियाफ्त कर सकें। जब सारा महल खाली हो गया और सवाए तबीब और मरीज के कोई न रहा, तो इन बुजुर्ग ने ऐस्ता ऐस्ता सवालात शुरू किए। तुम्हारा शहर कौन सा है? क्योंकि हर शहर का तरीक़ाकार अलग होता है, इलाज करने का तरीका अलग होता है। तुम्हारे कराबतदार कौन-कौन से हैं? इनमें से कौन-सा अज़ीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है? किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? ये सवालात कर रहे थे अल्लाह के वो वली, और साथ ही उस मरीज़ा की नब्ज़ पर अपना हाथ रखा हुआ था। नब्ज़ पर हाथ रखकर ज़माने के तल्ख़ व तुर्श की दास्तानें सुनने लगे। मरीज़ा भी हकीम को कामल पाकर हर राज़ को फ़ाश करने लगी। जहाँ-जहाँ वो फ़रोख्त हुई और जिन-जिन शहरों में रही, सब हाल साफ-साफ बयान किया। वो बुज़ुर्ग सिलसिलावार इसकी दास्तान सुन रहे थे, लेकिन पूरी तवज्जो इसकी नब्ज़ पर थी कि देखें किसके ज़िक्र पर नब्ज़ गैर मामूली हरकत करती है। अलकिस्सा कनीज़ ने अपने शहर के तमाम दोस्तों अजीज़ों को गिनाया। इसके बाद दूसरे शहर का तज़किरा किया, इसके बाद तीसरे शहर का तज़किरा किया। एक-एक शहर और एक-एक मकान के वाक़े और हादसे उसने सुनाए, मगर न चेहरे के रंग में कोई फ़र्क आया, न नब्ज़ में कोई हरकत ख़िलाफ़े मामूल पैदा हुई। यहाँ तक कि रफ़्ता-रफ़्ता शहर समरकंद का ज़िक्र इसकी ज़बान पर आया। इसके ज़िक्र के साथ ही उसने ठंडा साँस लिया, आँखों से आँसुओं की जड़ी लग गई, और बयान किया कि एक सौदागर मुझे शहर में लाया और एक मालिक के हाथ जो सुनार था मुझे फ़रोख्त किया। इसने मुझे 6 महीने अपने पास रखा और इसके बाद बेच डाला। जब इस वाक़े को बयान कर रही थी और इसके गम की आग दफ़्तन भड़क उठी, इसकी नब्ज़ में हरकत पैदा हुई, चेहरा ज़र्द पड़ गया। जब उस बुज़ुर्ग को इस भेद से आगाही हुई, तो मरीज़ा की बीमारी के तूल खींचने का सबब मालूम हो गया। उन्होंने पूछा कि वो ज़रगर किस मोहल्ले और किस बाज़ार में रहता है? इसने बताया कि वो मोहल्ला गातफर में पुल के पास रहता है। जब सारे अते-पते पूछ लिए, तो इन बुजुर्ग ने बहुत दिलासा दिया कि अब यकीन करें कि तेरी बीमारी गई। चूँकि मुझे तेरी बीमारी की असलियत मालूम हो गई है, वो ये कि ये भेद तू किसी से बयान न करना, चाहे बादशाह तुझसे कितना ही कुरेद-किरेद कर पूछे, तू इस पर भी ज़ाहिर न करना। फिर वो बुजुर्ग मरीज़ा के पास से उठकर बादशाह के पास आए और अपनी मसलत के मुताबिक मरीज़ा का कुछ हाल सुनाकर मुतमिन कर दिया। बादशाह ने पूछा कि हज़रत, अब तदबीर क्या है और इलाज शुरू करने में क्या देर है? बुजुर्ग ने कहा, इस बीमारी का इलाज तो बस यही है कि समरकंद से एक सुनार को तलब किया जाए, इसको इनाम व इकराम का उम्मीदवार बनाया जाए और इसके लिए अशरफियाँ और खलत रवाना किया जाए, ताकि वो इस लालच में आकर तेरे पास हाजिर हो और तेरा महबूब इसकी मुलाकात से ऐसा खुश हो, ये गम और बीमारी जाती रहे। जब सुनार तेरी इतनी दाद और तारीफ देखेगा, तो वो अपने घर बार से जुदा होकर यहीं आ पड़ेगा। इस कहानी का तीसरा हिस्सा हम कल समाप्त